Eternal Hospital Jaipur, a 250-plus bedded multi-specialty hospital founded in 2013, is the realization of a visionary dream by globally renowned cardiologist Dr. Samin K. Sharma and Mrs. Manju Sharma. Inspired by Mount Sinai's world-class medical model, their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur. Combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones further strengthening its leadership. Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the state as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का जो समय है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का माना जाता है और जब भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स या बदलती जीवन शैली के दुष्प्रभाव से बीमारियों की बात करते हैं तो आमूमन व्यक्ति मांगता है कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ब्रेन डिजीज़ है। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स, बोन प्रॉब्लम्स, ये सभी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि लाइफ स्टाइल से लोग समझते हैं, पर कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स जो कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है और अमूमन बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। जी हाँ, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली हर्निया, जो लाइफ स्टाइल से कैसे रिलेटेड है और इसमें किस तरीके से प्रेजेंट करता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं और उसको लेटेस्ट क्या क्या टेक्निक्स आई हैं उसको ठीक करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर कपिलेश्वर विजय, जो कि वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन। मेन इनका फोकस है लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी। डॉक्टर कपिलेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसे मैंने बात की कि लाइफ स्टाइल की अगर बात करते हैं तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है, जैसे हर्निया, लोग सर्जिकल प्रॉब्लम को तो लाइफ स्टाइल से रिलेट करते ही नहीं है, पर आज की जब आपसे बात करी जाए या कारण अगर देखे जाएँ तो जितनी कॉमन सर्जिकल एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हर्निया है, पाइल्स है, फिशर है या और भी बहुत सारी इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, वो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, देखिए हर्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है और हम लोग कॉमन भाषा में हर्निया को सारन गांठ भी बोलते हैं और लोगों के मन में हर्निया के नाम से गांठ का स्वभाव आता है कि गांठ बन गई है, लेकिन हर्निया कोई गांठ नहीं है। हर्निया बेसिकली पेट की दीवार में होने वाली कमजोरी की वजह से अंदर की आंतें और चर्बी के बाहर आने की परिस्थिति को कहते हैं, जिसमें हमें बाहर से ऐसा आभास होता है कि वो गांठ है, बट हकीकत में वो गांठ ना होकर पेट की दीवार के अंदर से निकले हुए अंग जो होते हैं वो बाहर आ रहे होते हैं। जहाँ तक जीवन शैली से इसका जुड़ाव है, वो बहुत सारे कई ऐसे कारण होते हैं जो हर्निया पर भी असर डालते हैं, जैसे कि मोटापा। अगर वजन बहुत बढ़ेगा तो वो भी हर्निया के कारणों में कारण बन सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वजन उठाना या हमारा यूरिन में बहुत जोर लगाना, बहुत लंबे समय तक खांसी का रहना या कब्ज रहे जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा जोर लगाएं, ये भी कई बार हर्निया बनने का कारण बन सकती है। तो आप मानते हैं कि जो स्मोकिंग की अगर बात करें, क्योंकि क्रॉनिक कॉफ स्मोकर्स को बहुत होता है,
स्ट्रेस की बात करें, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या कई तरीके के प्रोफेशंस हैं जी जैसे वेट लिफ्टिंग का आपने बताया, या कई ऐसे काम होते हैं जैसे कोई कुली है, कोई मजदूर है, उसको तो वज़न ही उठाना होता है, तो ऐसे के अंदर डेफिनेटली एब्डोमिनल प्रेशर रहता है। और जो कॉन्स्टिपेशन है, ये तो आप देखो कि आज छोटा सा बच्चा भी है, वो भी कहता है कि साहब मेरे कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। मतलब कॉन्स्टिपेशन जो पहले बचपन में सोचते ही नहीं थे, पर ये सब लाइफ स्टाइल से माना जाता है। और इसके इफेक्ट्स के अंदर जो है हर्निया भी एक है, हालांकि पाइल्स, फिशर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मली जो हर्निया की अपन बात करते हैं तो वो हर समय एब्डोमिनल हर्निया की मानते हैं, और हर्निया अपन मान के चलते हैं कि जो कंटेंट कोई भी कैविटी का दूसरी कैविटी के अंदर, जैसे आपने बताया टिश्यू है या इंटेस्टाइनल पार्ट रहता है। हर्निया एब्डोमेन के अलावा भी कहीं होता है, या एब्डोमेन में कौन कौन से हर्निया होते हैं? जी बिल्कुल, हर्निया एक बहुत ब्रॉड टर्म है। हर्निया का मतलब जैसा आपने बताया कि भाई बॉडी के एक अंग का एक कैविटी से बाहर आना है, ये पेट के अंदर होने वाले हर्निया होते हैं। हमारी जो ग्रॉइन एरिया जहाँ पे पेट और हमारे पाँव जुड़ते हैं उस एरिया में होने वाले हर्निया है। यहाँ तक हमारा जो छाती का पर्दा है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, वहाँ पे भी हर्निया होते हैं। और खाने की नली जो है, भोजन नली है, वो जहाँ से चेस्ट से यानी छाती से पेट की तरफ आती है, वहाँ पे भी जो हर्निया होते हैं उन्हें हाइटस हर्निया कहते हैं। तो हर्निया बहुत सारी जगहों पे हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। हम जो कॉमनली हर्निया देखा करते हैं वो हमारे ग्रॉइन एरिया यानी जो पेट और पैर के बीच का हिस्सा जिसे हम जांघ भी कहते हैं, उस एरिया में होने वाली बीमारी है। कॉमन एरिया में अधिकतर लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि हर्निया सिर्फ पुरुषों की बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। हर्निया बच्चों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है। अलग अलग प्रकार के हर्निया होते हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद अगर वहां के टांके कमजोर होकर हर्निया होते हैं, उसे हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। किसी को भी हो सकता है जी। जैसे डॉक्टर कपिलेश्वर आपने बात की, अब अपन एक एक हर्निया की बात करते हैं। कॉमनेस्ट जैसे आपने बता दिया कि आम जैसे इन्ग्वाइनल हर्निया, जो ग्रॉइन वाला हर्निया, जो अपन कॉमनेस्ट होते हैं। पर जैसे आपने बात की कि डायफ्रामेटिक हर्निया, या जो आपका पर्दा होता है, डायफ्राम जो होता है उसके अंदर, तो सिम्टम्स, एक तो हर्निया का आपने बिल्कुल क्लियर कट बता ही दिया कि गांठ जो होती है, मतलब एक लगता है और वापस कम भी हो जाती है, बढ़ती रहती है, आती जाती रहती है। अगर एक एक के सिम्टम्स की बात करें तो पहले अनकॉमन की अपन बात कर लें, कॉमन पे तो अपन डिस्कस करेंगे ही। ये जो डायफ्रामेटिक हर्निया है, ये लोगों को पता नहीं होता। यहाँ की नॉर्मल जो गांठें होती हैं हर्निया, वो तो पता रहता है, पर डायफ्रामेटिक हर्निया या हाइटस हर्निया जो होते हैं, ये क्या होते हैं और किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल, जो कुछ हर्निया होते हैं जो बाहर के हर्निया होते हैं, जो हमें चमड़ी से दिखाई दे सकते हैं बाहर, जैसे हमारे ग्रोइन के हर्निया हो गए। लेकिन कुछ हर्निया होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो वो किसी गांठ के आकार के रूप में तो हमें दिखाई देंगे नहीं। हाँ। तो उनके लक्षण अलग तरह के होते हैं, विभिन्न तरह के होते हैं। जैसे हम हाइटस हर्निया की बात करें, जिसमें खाने की नली और पेट के बीच का वॉल्व कमजोर होने की वजह से खाना और तेजाब वापस हमारे चेस्ट में आने लगता है। तो अधिकतर मरीजों की शिकायत होती है कि खाना खाने के बाद या तो हमारे खट्टी खट्टी डगारें बहुत आती है, खाना वापस छाती में आने लगता है, कई बार खाना मुंह में भी आने लगता है। और जब ये परिस्थिति बहुत लंबे समय तक रहे तो लोगों को सांस की परेशानी भी होने लगती है, जिसमें अस्थमा भी होना संभव है। तो खाने का बार बार वापस आना, तेजाब का छाती में आना, जलन होना, ये हाइटस हर्निया के लक्षण हो सकते हैं। एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि एसिडिटी या जो रिफ्लेक्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो जिन व्यक्ति के एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है या रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उनको ये हर्निया या हाइटस हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर हम हमारे खान पान में कोई भी परिवर्तन हो तो कभी कभार सबको एसिडिटी होना, खट्टी डकारों का आना या छाती में जलन होना, ये एक कॉमन चीज़ है जो हमारे खाने पीने से जुड़ी है। हम खाना पीना ठीक करेंगे, कभी कभार हमने घर के घरेलू नुस्खे लिए या कोई गैस की गोली ली, हम ठीक हो गए, तो यहाँ पे हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लक्षण हमें बार बार हो रहे हैं, हर खाने के बाद हो रहे हैं, या हमें हमारी जीवन शैली में नॉर्मल खाने के बावजूद भी हमें इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो हमें इसके लिए तुरंत जाँच करानी चाहिए। ये हाइटस हर्निया का लक्षण होना संभव है। एक आपने बात की थी कि बच्चों में भी हर्निया होता है, और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड तो अपन हर्निया मानते हैं, और इंसिजनल या कोई भी ट्रॉमा हो जाता है। क्या ये कंजेनाइटल या बचपन में, जैसे बचपन जो बच्चा जो पैदा होता है उनके भी होते हैं, या ऐसे कोई डिसऑर्डर्स या मस्कुलर वीकनेस होती है जिनके बचपन से है, या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की बात करें, वो होते ही हैं, फैमिली में भी रन कर रहे होते हैं और कंजेनाइटल भी होते हैं, इस तरीके का पैटर्न भी होता है क्या इनमें? जी बिल्कुल, बच्चों में जो हर्निया होते हैं वो अधिकतर दो तरह के हर्निया देखे जाते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो नाभि के जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से माँ के पेट से जोड़ा होता है। बर्थ के बाद उस कॉर्ड को डिवाइड कर दिया जाता है
और वो धीरे धीरे सुकड़ के बंद हो जाती है। वो एक ऐसी जगह है जो हमारी वीक है, वहां पर पेट की दीवार पहले बनी हुई नहीं होती है, धीरे धीरे सुकड़ के बंद होती है, तो इसे हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। बच्चों में भी कई बार ऐसा देखने को मिला जाता है कि जब हमने कॉर्ड को कट किया, डिवाइड किया, चमड़ी तो आ गई लेकिन पेट की दीवार पूरी जुड़ी नहीं, तो उसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। बच्चों में अधिकतर 2 वर्ष तक इसके लिए किसी उपचार की जरूरत नहीं होती, थोड़ा प्रेशर रखें और वो धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने की संभावना रखते हैं। यद्यपि जो बच्चों के ग्रॉइन एरिया में हर्निया होते हैं वो अपने आप से बंद नहीं होते। अगर बच्चों में ग्रॉइन हर्निया है या फुलावट हमें दिख रही है तो उसका तात्कालिक उपचार कराना चाहिए, क्योंकि उसमें आंत के फंसने का और आंत के खराब होने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तो 2 अलग तरह के हर्निया है, 2 अलग तरह के उपचार है। ये जैसे अपन कहते हैं भाई वेट जो लिफ्ट कर रहे हैं या जो वज़न ज़्यादा उठा रहे हैं या एब्डोमिनल प्रेशर किसी भी वजह से हाई रहता है, तो ये एब्डोमिनल प्रेशर के अलावा भी कहीं कोई ऐसे डिसऑर्डर्स या मसल वीकनेस होती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर लाइफ स्टाइल में अपन ने फिजिकल एक्टिविटी की बात की या ओबेसिटी की बात करी, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली को सही रखता है, ओबेसिटी पे कंट्रोल रखता है या मसल की स्ट्रेंथनिंग शुरू से रखता है, उसके हर्निया कम होने के चांसेस हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, हम अगर ग्रॉइन हर्निया की बात करें, ये एक ग्रॉइन हर्निया एक ऐसी चीज़ है जो हम 2 पाँवों पे चलने का प्राइस पे कर रहे हैं। हाँ जी। हमारे जो ग्रॉइन एरिया हैं वो बाय बर्थ वीक होते हैं, सभी के वीक होते हैं, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब बच्चे के टेस्टिस वो बच्चे के पेट में होता है, बर्थ के बाद वो नीचे उतरते हैं। तो ये एक कॉमन रास्ता है जो खुला होता है, ये धीरे धीरे बाद में सुकड़ के बंद होता है। इस सुकड़न के बाद जो हिस्सा बंद हुआ है उसमें वो वाली स्ट्रेंथ या पावर कभी नहीं आ सकती जो हमारी नॉर्मल पेट की दीवार में। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ऐसी करें या वजन उठाएं जिसमें पेट का बहुत प्रेशर बने, तो इसके खुलने की संभावना रहती है। जो लोग वजन ज़्यादा गेन कर लेते हैं या जैसा आपने बताया स्मोकिंग करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं, उनमें तो इस तरह के हर्निया की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मल लोगों में भी इस तरह के हर्निया की संभावना रहती है, बट डेफिनेटली उनके अंदर ये संभावना उन लोगों के बनिस्बत कम रहती है जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे आपने बताया कि भाई टेस्टिकल्स नीचे उतरते हैं और वो पार्ट वीक हो जाता है, तो इसका मतलब जो इंग्वाइनल हर्निया है, जो ग्रॉइन हर्निया की आप बात कर रहे हैं, तो मेल्स में ज़्यादा होने चाहिए? जी बिल्कुल। इंग्वाइनल हर्निया जो है वो पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसी एरिया में दूसरे 2 और भी तरह के हर्निया होते हैं, जैसे एक फीमोरल हर्निया और एक ऑब्चुरेटर हर्निया। ये हर्निया हमारे खून की नस जो पेट से पाँव में जाती है उस जगह बनने की संभावना रखते हैं। इन हर्निया की संभावनाएं महिलाओं में ज़्यादा होती है बनिस्बत पुरुषों के, लेकिन हाँ, जो हम कॉमन बाहर हर्निया देखते हैं ग्रॉइन रीजन में, वो महिलाओं के बनिस्बत पुरुषों में ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर कपिलेश्वर, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी समय होता है किसी भी महिला के लिए कि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं, और स्पेशली जब एब्डोमिनल वॉल जब इतनी बढ़ती है और जब वापस कम होती है तो वो वीक पार्ट तो रहता है। तो प्रेगनेंसी के बाद भी हर्निया फीमेल्स में होने के चांसेस बढ़ते हैं क्या? जी बिल्कुल। महिलाओं में नाभि के ऊपर यानी अम्बिलिकल एरिया जो है वहाँ पे जो हर्निया बनते हैं प्रेगनेंसी के बाद वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी अम्बिलिकल एरिया एक वीक एरिया है। जैसे प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, पेट का काफ़ी फुलाव होता है, उसके बाद वो अगर एरिया ओपन हो गया तो वहाँ पे हर्निया बनने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होता है, बट एक संभावना रहती है। दूसरा एक और जो परिस्थिति बनती है कि पेट की दीवार में बहुत फुलाव आने के बाद वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। वहाँ पे कोई छेद तो नहीं होता, लेकिन वो एक अलग से फुलावट का एहसास देते हैं। इसे हम मेडिकल भाषा में डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। दोनों में थोड़ा फर्क है। हर्निया में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, इसलिए उसका उपचार कराना जरूरी है, जबकि डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई में सिर्फ पेट का एक बल्ज दिखाई देता है, उसमें कोई छेद नहीं होता। वो उसके लिए कोई सर्जरी कराने की ऐसे कॉस्मेटिक रीजन के अलावा जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब जो रिहेबिलिटेशन पार्ट की अगर बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एब्डोमिनल टोनिंग पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो जो लैक्सिटी है वो कई तरीके की प्रॉब्लम, जिसमें जैसे आपने बताया कि हर्निया है वो बड़ी कॉमन रहता है। अब बात आती है कि हर्निया, बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, अब तो इतने समय से देख रहे हैं, जो अम्बिलिकल हर्निया होता है वो तो कहते हैं ये तो मेरे बचपन से कोई खास बात नहीं, उस पर तो वो ध्यान ही नहीं देता। जी बिल्कुल। पर जब इंक्वाइनल हर्निया की बात आती है तो सिम्टम्स थोड़े से लोगों को फील होते हैं, स्पेशली जो लगता है कि पता नहीं क्या गांठ आती है जाती है। ये तो शुरू से देखा होता है और लगता है कि कुछ भी नहीं है, उसको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, और जब सर्जरी के लिए कहते हैं तो लोग बाग उस पर भी अवॉइड कर जाते हैं। पर तो इंक्वाइनल हर्निया का पहली चीज़ की सिम्टम्स क्या क्या होते हैं,
और किन किन चीज़ों से वो एग्रेवेट होते हैं? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के मन में ये रहता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे इसका उपचार क्यों कराना है। देखिए, किसी भी बीमारी के उपचार में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये समझना कि उस बीमारी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बचपन से हमें है तो हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन जैसे आंत का वहाँ आना और फंस जाना, अगर आंत वहाँ पे आके फंस जाती है और वापस पेट में ना जा पाए तो ऐसी परिस्थिति में आंत का खराब होना, काला होना और एक इमरजेंसी सिचुएशन में सर्जरी की नौबत जैसा भी हो सकता है। जो एक नॉर्मल मामूली सर्जरी हो सकती है जैसे हम दूरबीन से या रोबोट से कर सकते हैं, उसमें भी हमें बड़े चीरे लगा के ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक बात इंग्वाइनल हर्निया का है, इंग्वाइनल हर्निया में लक्षण जो आते हैं वो आते हैं कि हमें ग्रॉइन रीजन में भारीपन फील होता है, दर्द का एहसास होता है और धीरे धीरे वहाँ पे ज़्यादा देर खड़े रहने पे, खांसी पे हमें तेज़ दर्द का एहसास और गांठ का फुलाव वट होना दिखाई देता है। जो शुरू में तो ऐसा महसूस होता है कि आराम करने से वापस अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है या उसमें आंत का आकार बढ़ने लगता है या फंसने लगता है तो उसका वापस अंदर जाना बंद हो जाता है, तो वो एक परमानेंट स्वेलिंग के जैसे अप्रिशिएट होता है। परिस्थिति चाहे इंग्वाइनल हो चाहे अम्बिलिकल हो, दोनों हर्निया बीमारी में उपचार सर्जरी ही एक उपचार है। अगर हम इसे समय रहते नहीं करते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन का एक भय बना रहता है, जबकि अगर हम उसे प्लान करके सर्जरी को परफॉर्म करें तो आजकल ये सर्जरी बहुत सरल तरीके से दूरबीन से या रोबोटिक तरीके से की जाती है, जिसमें पेशेंट अगले दिन अपने घर और काफ़ी जल्दी अपने काम पर लौट जाते हैं। डॉक्टर कपिलेश्वर, जैसे बात की आपने ट्रीटमेंट की, पर उससे पहले मैं डायग्नोसिस की बात करूँगा। वैसे तो हर्निया और अपेंडिक्स दो चीज़ें ज़्यादातर माना जाता है कि उसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस, हर्निया तो आप देख के 1 मिनट में बता देते हैं, पर जो पेट के अंदर हर्निया की अगर बात करते हैं तो जैसे हाइटस हर्निया की तो आपने बताया दिखता तो है नहीं, सिम्टम्स हैं, तो आप क्या टेस्ट करा के तय करते हैं कि भाई इसके हाइटस हर्निया है या इस तरीके का हर्निया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हर्निया है, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, जो बाहर के हर्निया है उन्हें हम देखकर महसूस कर बता सकते हैं और उसके बाद एडिशनल टेस्ट जैसे सोनोग्राफी या सीटी स्कैन हमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो अंदर के हर्निया होते हैं जैसे हाइटस हर्निया है, उसके लिए हमें एंडोस्कोपी एक अच्छा टेस्ट है जो हमें गाइड करता है। उसके अलावा हमें मैनोमेट्री करके जांच है जो मदद करती है। लेकिन जो इंटरनल हर्निया होते हैं दूसरे तरह के और डायफ्रेगमेटिक हर्निया होते हैं, उनके लक्षण भी बड़े विचित्र से होते हैं। पेट में वेग सा पेन हो रहा है, कई बार ऐसे मरीज सीधा इमरजेंसी में ही आते हैं, हार्ट की तकलीफ लेके पहुंचते हैं, हार्ट की तकलीफ लेके पहुंचे या इमरजेंसी में एक सीवियर पेन के साथ आ रहे हैं, गैस पास नहीं हो रही है, पेट फूल रहा है और कोई कारण नहीं पता लग रहा है। ऐसे मरीजों में अधिकतर सीटी स्कैन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है जो हमें अंदर की बीमारी को जानने में मदद करती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब पे भी है और अपने प्रश्न जो भी हर्निया से रिलेटेड हो, डॉक्टर कपिलेश्वर विजय हमारे बीच मौजूद हैं। स्क्रीन पे आपको जो नंबर अभी डिस्प्ले होंगे वो नंबर्स पे आप अपना कोई भी प्रश्न हो हर्निया से रिलेटेड, मैं नंबर बता देता हूँ 0141 270 4098 एंड 270 4999। हर्निया से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है तो डॉक्टर कपिलेश्वर विजय हमारे बीच मौजूद है, वो आप कोई भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर कपिलेश्वर, जैसे डायग्नोसिस हो गया जी, अब बात ट्रीटमेंट की आती है। मैं आपको 30 साल पहले के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, स्पेशली हर्निया या पाइल्स, दो ऐसी कॉमन बीमारियां थी जिसके अंदर रिकरेंस से लोग बहुत तकलीफ पाते थे कि जब हर्निया का मैंने तो 2 बार ऑपरेशन करा लिया, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर वापस बनने लग गया। पर जो एडवांसमेंट आज हुए हैं, कोई भी जना ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं एक ही सर्जरी को 2 या 3 बार रिपीट करूं। तो एडवांसमेंट्स के अंदर जैसे मैंने शुरू में बात की कि एक तो स्टार्ट हो गया था लैप्रोस्कोप जिसने टोटल सर्जिकल सिनेरियो को चेंज किया और अब आ गया है रोबोट। जी सर, अगर पिछले 3 दशक की बात करते हैं तो हर्निया की सर्जरी में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं और उससे क्या क्या डिफरेंस आया है आउटकम में? जी बिल्कुल, आपने जो बात बताई सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके साथ एक भ्रांति भी है, हम दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। आज से 30 साल पहले, 3 दशक पहले हर्निया के रिपेयर में एक प्रिंसिपल जो फॉलो होता था कि उस छेद को टांका लगा के बंद कर दे, उसे खींच के पास ला के बंद कर दे। देखिए, किसी भी चीज़ को आप खींच के पास तो ला सकते हैं लेकिन उस जगह पे उसको बनाए रखना संभव नहीं है। वो तो हीलिंग तो सेल्फ हीलिंग है। जी बिल्कुल, तो उस परिस्थिति में क्या होता था, कई बार वो टांके वापस धीरे धीरे समय के साथ लूज हो जाते थे या टूट जाते थे, तो उसकी वजह से हर्निया दोबारा बन जाता था। इसके एडवांसमेंट में सबसे पहले जब रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने पता लगाया तो एक धागे से बनी हुई
जालीनुमा चीज जिसे मैश बोलते हैं, ये कोई कपड़ा नहीं है, ये जो हम सर्जरी में धागे यूज करते हैं उन्हीं को उन्होंने एक जालीनुमा आकार में सिल दिया है। धागे ही हैं वो, और वो कभी गलते नहीं है। उन धागों की मदद से, उन धागों की जाली की मदद से हर्निया की रिकरेंस की रेट काफी सिग्निफिकेंटली कम हो गई, क्योंकि हमने एक एडिशनल रीइंफोर्समेंट दे दिया। उसका एक एडिशनल पर्पस ये होता था कि वो साथ ही साथ नए टिश्यू को ग्रो कराता था। आपने उस हर्निया के डिफेक्ट को खींच के बंद नहीं करा, आपने उसके ऊपर एक एडिशनल रीइंफोर्समेंट दे दिया, इसमें लेयरिंग हो गई बिल्कुल। तो उसकी वजह से हर्निया के दोबारा होने की संभावनाएं कम होने लगी। लेकिन सर इसके साथ में एक भ्रांति भी जुड़ी है। जैसे किसी मरीज को एक साइड हर्निया हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पे लेफ्ट साइड में इंग्वाइनल हर्निया था, उसकी उन्होंने सर्जरी करा ली। अब 2 साल बाद उनकी मांसपेशियां कमजोर हुई और उनको राइट साइड हो गया या नाभि पे हो गया, तो उनके मन में यह है कि मैंने तो हर्निया कराया था, ये फिर दोबारा हो गया। ये वो दोबारा हर्निया नहीं हुआ है, ये दूसरी बीमारी। जैसे आज किसी का चोट लगती है, एक जगह चोट लगती है और वो घाव भरने के बाद अगर कहीं दूसरी जगह चोट लग जाए तो वो दूसरी ही चोट है। हम उसे ये नहीं कहेंगे चोट मुझे ये वापस हुई है, तो वो चोट ठीक नहीं हुई है। तो हर्निया में भी ये एक भ्रांति है कि एक बार ऑपरेट होने के बाद दोबारा होने की संभावना है। जब से जाली आई है, मैश आई है, तब से इसकी संभावना बहुत कम हो गई है। और जैसे हम लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक में जाने लगे हैं, उसका हमें एक और एडिशनल एडवांटेज मिलने लगा है। जैसे जब हम ग्रॉइन की हर्निया रिपेयर करते हैं सर, तो आज हमने इंग्वाइनल रीजन को तो कवर कर दिया ओपन सर्जरी से, लेकिन अंदर 2 और डिफेक्ट वाले पोटेंशियल एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फिमोरल और ऑब्चुरेटर। जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो सिर्फ हम इंग्वाइनल रीजन को कवर कर पाते थे, लेकिन जब से हम लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक पे आए तो हम उस पूरे एरिया को, जो मायोपेक्टिनियल ऑरिफिस मेडिकल भाषा में कहलाता है, उस पूरे एरिया को हम मैश से कवर कर पा रहे हैं। तो हमने एक मैश लगा के 3 हर्निया की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बिल्कुल सही बात की, जो लेप्रोस्कोप ने तो टोटल सिनेरियो ही बदल दिया। जो एक बात आती है दिमाग के अंदर कि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर जाती है तो लोगों को लगता है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बनस्पत नेचुरल टिश्यू के। तो जो मैश की क्वालिटी या उसमें भी कोई डेवलपमेंट आया है क्या? जी बिल्कुल सर, देखिए मैश मैंने जैसे पहले बताया था कि एक धागे से बनी हुई चीज़ है, जो हम सर्जरी में धागे यूज़ करते हैं। आज हम सर्जरी में अंदर कोई भी स्टिच करेंगे तो वो धागे लगाएंगे, सेम वही धागे से मैश बनी हुई है। उसमें एडवांसमेंट इतने आने लगे हैं कि अब उसका जैसे बहुत लाइट वेट है, उसका चुभना बिल्कुल बंद हो गया है। उसके जो पोर साइज है, मतलब उनके जो बीच के छेद हैं, वो इतने बड़े हैं कि मैश में धागा तो बहुत कम है और वो नेचुरल टिश्यू की ग्रोथ को बहुत प्रमोट कर रही है। तो जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है कि एक अलग से चीज हमें महसूस हो रही है कि कुछ डाला है, उसके चांसेस कम होते चले गए। मैश का वजन बहुत कम है, उसके पोर साइज बहुत बड़े हैं। तो इवेंचुअली इन सब एडवांसमेंट की वजह से जो नेचुरल टिश्यू ग्रोथ है वो ज्यादा प्रमोट हुई है बनिस्पत फॉरेन बॉडी के। भाई पहले जब भी ओपन सर्जरी, आज भी कई बार ऐसे केसेस होते हैं, जब जैसे आपने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड जब केसेस होते हैं तो कई बार ज़रूरत भी पड़ती है ओपन करने की, फिर ज़्यादातर चीज़ें आप आज लेप्रोस्कोप से करने लग गए। जो टोटल हॉस्पिटल स्टे की बात करें या कॉम्प्लिकेशंस की, पहले तो मैं स्टे की बात करूँगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सर्जरी में लोगों को रखता है कि भाई 1-2 दिन के अंदर अपनी छुट्टी हो जाएगी। तो इसमें नॉर्मल स्टे कितना रहता है और नॉर्मल एक्टिविटी पे व्यक्ति कितने समय बाद जाता है? क्योंकि एक्टिविटी में प्रेशर भी होगा, चलेगा भी, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ये दोनों चीज़ें आप बताएं। जी देखिए, बिल्कुल हर्निया सर्जरी आजकल लगभग एक तरह से हम बोले तो डे केयर प्रोसीजर, मतलब हम आज भर्ती करेंगे, पेशेंट फिट है, आज ही ऑपरेट करेंगे और अगले दिन सुबह छुट्टी दे देंगे। इंडिया में अभी हम हमारी सोसाइटी में सेम डे इवनिंग को डिस्चार्ज की एक्सपेक्टेंस नहीं मिली है। लोगों को लगता है नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो क्या होगा, अन्यथा विदेश में उसी दिन भी छुट्टी दे दी जाती है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरीज को अगले दिन छुट्टी देते हैं। मरीज नॉर्मल चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, नहाना धोना, ये अपने सर्जरी के सेम डे अगले दिन से कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना होता है, जैसे भारी वजन नहीं उठाना, कोई पेट से जुड़ी हुई व्यायाम नहीं करने, क्योंकि जो हमने जाली लगाई है, जैसा मैंने आपको बताया, वो बॉडी में नया टिश्यू जनरेट कर रही है, वो अपनी बॉडी के साथ फिक्स हो रही है। उस पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5 महीने का समय लगता है। तो 1.5 से 2 महीने का समय ऐसा होता है जब हम मरीजों को सलाह देते हैं कि आप पेट से जुड़े हुए व्यायाम ना करें, जिसमें भारी वजन वर्किंग पे, नॉर्मल वर्किंग पे कितने दिन बाद? नॉर्मल वर्किंग पे 3 से 5 दिन में वो अपने लौट सकते हैं अपने नॉर्मल एक्टिविटी। एक जो मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो कि आपने देखा होगा कि पहले 2 व्हीलर का बहुत ज़्यादा, आज भी 2 व्हीलर है और एक मल्टीपल किक्स जी
जो पहले ज़्यादातर स्कूटर लोगों के खराब हो जाते थे और 20-20, 30-30 किक मारते थे, लोगों को लगता था कि वो भी एक हर्निया का कारण बन जाता था क्योंकि प्रेशर पड़ता था। क्या मानना है? आज तो सारे इलेक्ट्रिक स्टार्ट जी बिल्कुल। देखिए, पेट का तनाव किसी भी वजह से बढ़े, चाहे हमारे व्यायाम से बढ़े, चाहे हमारे एक्सरसाइज हो या हमारी जीवन शैली हो, मोटापा हो, खान पान हो, स्मोकिंग हो, वो उस एरिया में प्रेशर तो लाएगा। जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर के परिणाम स्वरूप अगर वहाँ पे कोई वीकनेस का और कारण है तो उस एरिया का खुलना संभव है। किक लगाना डायरेक्टली तो उस चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, पेट में प्रेशर बढ़ना उसकी वजह से, क्योंकि हम जब पाँव को ऊपर उठा के प्रेशर लगाते हैं तो पेट में भी तनाव होता है, उस तनाव की वजह से हर्निया बनने की संभावना हो सकती है। पर कॉन्स्टिपेशन जैसे आपने बताया या यूरिन में बहुत ज़्यादा जोर लगाना, वो तो डेफिनेटली एब्डोमिनल है। इनफैक्ट सर, हम जब भी किसी मरीज को हर्निया की सर्जरी के लिए देखते हैं, एडवाइस करते हैं, तो उन्हें हम ये 2 चीज़ें पहले करेक्ट करने के लिए सलाह देते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे फिजिशियन है, उनसे एक बार जाके चर्चा करें अपने कब्जी को लेके और अपने पेशाब के रुकावट को लेके, अन्यथा सर्जरी के बाद ये आपको परेशान कर सकते हैं और हर्निया दोबारा होने का एक कारण बना सकते हैं। जैसे इंसिजनल हर्निया की आपने बात की, आजकल तो ओपन सर्जरीज सभी, चाहे रीनल सर्जरी हो, कोई सी भी सर्जरी हो, ज़्यादातर ओपन सर्जरीज कम होके लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होने लगी, तो डेफिनेटली इंसिजनल हर्निया के चांसेस भी कम ही होते जाएंगे क्योंकि एरिया आपका ज़्यादा जब कट ही नहीं लगता। जो नया जो डेवलपमेंट हुआ है वो है रोबोटिक सर्जरी, और आप भी रेगुलर रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में हर्निया के आउटकम में क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू करी तो हमें कई जगह ऐसे चैलेंज आते थे कि उस मैश को फिक्स कैसे करें। ओपन सर्जरी में तो आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है कि आप टाँका लगा देंगे, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कई बार ऐसे एंगल्स पे जाके आपको ऑपरेट करना पड़ता था जहाँ पे किसी भी तरीके से टाँका लगाना संभव नहीं होता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक टाइटेनियम के स्क्रू बनाए जिन्हें टैकर कहा जाता था, उनके माध्यम से हम उस मैश को फिक्स किया करते थे। कई मरीजों में हमने देखा कि उस टैकर की वजह से नर्व का फंसना और पेन होता था, जिसे न्यूराल्जिक पेन या नर्व का इंड्यूस पेन कहते थे। तो वो एक दर्द हमें भी बॉदर करता था कि मरीज को सर्जरी तो हो गई, सब बढ़िया है, लेकिन कभी कभी उनको क्षणिक दर्द होता था और उससे वो परेशान होते थे, विचलित होते थे। जब से रोबोटिक एडवांसमेंट आए हैं, रोबोटिक सर्जरी में कोई रोबोट सर्जरी नहीं करता है सर, सर्जरी सर्जन ही करता है, लेकिन जो रोबोट के औजार हैं वो सर्जन की रिस्ट के जैसे मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जिन एरिया में जाके हम पहले भी टाँके लगाना असंभव मानते थे, अब हम मूवमेंट का लिमिटेशन तो है हाथ के, तो रोबोटिक में हमें वो एक फ्रीडम मिला जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट भी कर्व होना, मुड़ना रखते थे, तो हमारी रिस्ट जैसे बाहर काम कर रही है वैसे ही अंदर जाके काम करना। हम चाहे तो 360 घुमा सकते हैं, जो हमारी रिस्ट भी कई बार 360 ना घूम के अटक जाए, लेकिन रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से हम वहां जाके भी टाँके लगा पाने में सक्षम हुए हैं। उससे हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट की रिकवरी है उसमें और भी ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, दर्द की कमी हुई है, मरीज की रिकवरी फास्ट हुई है, और जो रोबोटिक विजन है वो हमें इतना साफ और सहज तरीके से दिखाने लगा, जो हमें रोबोटिक में दिखता है वो हमें लैप्रोस्कोपी या ओपन आई से भी देखना संभव नहीं था। डॉक्टर कपिलेश्वर, अंत में एक चीज पूछना चाहूँगा, वो है क्योंकि हाइटस हर्निया तो आपने बताया जैसे कि फूड पाइप का है, तो और एंडोस्कोपी एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो रहे हैं, तो इस हाइटस हर्निया के अंदर क्या एंडोस्कोप विदाउट एनी सर्जरी भी कोई ट्रीटमेंट होता है क्या? देखिए, हाइटस हर्निया में बहुत सारे ग्रेड होते हैं सर। जो छोटे ग्रेड के हाइटस हर्निया होते हैं उनमें हम सभी मरीजों को सलाह देते हैं कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, जैसे खाना थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गैस बनाती है उनका सेवन ना करें, खाने के साथ कोई भी पीने की चीज़ का सेवन ना करें ताकि पेट में वॉल्यूम ना पड़े, खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं। ये चीज़ें वो चेंज करके अपनी जीवन शैली में अपने हाइटस हर्निया के लक्षणों से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं। तो उन्हें इनके लिए किसी भी तरह का और इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर्निया का कारण भी जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर है, जैसे डॉक्टर कपिलेश्वर ने बताया कि जो स्मोकिंग है, क्रॉनिक कॉफ है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, और ख़ास तौर पे इसमें स्ट्रेस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर इन पे आप ध्यान रखेंगे, और ख़ास तौर पे कोई भी सर्जरी होती है, एब्डोमिनल सर्जरी या पोस्ट डिलीवरी की अगर बात करें,
वो अगर आप अपने रिहैबिलिटेशन पार्ट पे, जिसमें मसल टोनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, उस पे अगर अपन ध्यान देंगे तो हर्निया के चांसेस होने के कम है। और अगर एक बार अगर हर्निया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज सर्जिकल। किसी भी दवाई से सोचें कि अपना हर्निया ठीक हो जाएगा, इलाज तो फाइनल सर्जरी है। तरीका यही है कि उसको कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही आप उसको सर्जरी करा लें। और सर्जिकल ऑप्शंस के अंदर आजकल लैप्रोस्कोपी के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कपिलेश्वर विजय, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार।